अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ देख लिया, आप एग्जाम एकदम करीब है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आप अपना नोट्स पुराना ट्रेडिशनल वाला जो लिखा गया वो पलटें, या फिर आप अपना जो है लेक्चर देखना शुरू कर दें, वो जो बेसिक लेक्चर है कोर्स में, ठीक है ना। कोर्स वाले जो लेक्चर्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, और खासकर ये सब्जेक्ट जो आप अभी आज मैं कराऊंगा सॉइल मैकेनिक्स, उसके लिए तो बड़े ही ज़रूरी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि समय का अभाव है, तो आप कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाइए, कम से कम 2-3 सेट, जिससे आप बेटर कर पाए। पहला सेट देखिए, एक है सॉइल का रिवीजन क्लास मैंने चलाया हुआ है, चूंकि वो लाइव हुआ था तो 2 घंटे में शायद 1-2 चैप्टर हुए हैं। लेकिन आज मैं जब भी ये वाला प्रीवियस ईयर करा रहा हूं लाइव, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूं कि मैं 1 घंटे में इतना ज्यादा आपको बता पाऊं कि आपको अपना समय व्यर्थ ना लगे। समय बहुत कम है, ठीक है। और लाइव में आप भी जानते हैं आकर के कि कैसी बातचीत इधर उधर होने में समय चला जाता है। आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का पेपर देखेंगे। इसको देखने के बाद आप तुरंत कमेंट डालेंगे, वो कमेंट बताएगा आपको कि तुरंत दूसरा पेपर आपको मिलेगा, तीसरा पेपर मिलेगा। आप कमेंट जितना ज्यादा करेंगे, और एक चीज और, खुद देख रहे हैं नोट्स वगैरह आप छोड़ दीजिए, अब समय खत्म हो चुका है उसका। बैठिए और तुरंत अब स्टार्ट करिए रिवीजन करना। देखिए कितना आ रहा है, जो नहीं आ रहा उसको यहीं खत्म करिए। मत सोचिए कि यहां पढ़ें फिर जाएं उसको बुक से ढूंढ के पढ़ें ना, अब जरूरत नहीं है उस चीज की। यही रिवीजन करिए। जिस पीडीएफ से मैं कराऊंगा वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पढ़े हो ना पढ़े हो, जो किया अभी तक खत्म भूल जाइए, तुरंत आइए देखिए प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, और अपने दोस्तों को अगर शेयर कर देंगे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। फटाक से शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं फटाफट से हम लोग क्या पूछा गया है। ये 2019 का पेपर है, सिलेबस चेंज होने के बाद का ही पेपर है, तो ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2019 का पेपर है। क्या क्या कहा गया, 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका, पेपर 2.5 घंटे का होता है, और 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का ये आपका आ गया, ठीक है पेपर। बोला गया ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। मतलब जब भी आपको स्पेशली बोला गया है कि मुख्य रूप से आप न्यूमेरिकल डेटा जब भी चेक करना हो तो निश्चित रूप से दोनों भाषाओं में चेक करें। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस, यदि दोनों भाषाओं में कोई असमानता पाई जाती है, तो इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड बी आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। आपको यदि दोनों भाषाओं में अलग अलग प्रश्न मिले हैं तो इंग्लिश वाले को अहमियत देकर के आपको काम करना है, हिंदी वाले को अहमियत नहीं देनी है, ठीक है। अब ये बोल दिया गया, अब हम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं यहां पर आज इस पेपर में आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जरा सुनते जाइएगा कि हिंदी इंग्लिश का क्या लोचा होता है, क्या दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चों के पेपर खराब होने का रीजन भी यहां बन जाता है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो आज पकड़े रखिएगा, पास होके जाएंगे, मन में भरोसा रखिए, पास होके जाएंगे, मन में भरोसा रखिए, पास होके ही आएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन करा है कि 2 भागों के उत्तर दीजिए पहले में, और पहले का और एक भाग है जिसमें पूछा संघनन यानी कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर को विवेचना करें। तो संघनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? संघनन की जब परिभाषा आप बोलते हैं तो संघनन क्या होता है, एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी होती है विच इज गिवन टू द सॉइल टू गेट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। यही चीज ना, संघनन एक ऊर्जा होती है जिसको दे करके मृदा के वायुरंध्रों को गायब किया जाता है। ये किससे किससे प्रभावित होती है? संघनन किसी चीज का कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करता है कि उसमें पानी छिड़कें कि नहीं, यानी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू द सॉइल, यानी वाटर कंटेंट पर निर्भर करता है। और दूसरा, संघनन का जो आपने यूज किया कि किससे संघनन कर रहे हैं आप, यानी ये संघनन मतलब समझते हैं ना, मृदा पर कृत्रिम रूप से दाब लगाकर उसमें से हवा निकालने की प्रक्रिया मृदा का संघनन कहलाती है। संघनन प्रभावित किससे होगा? पानी थोड़ा डाल के कूटेंगे तो संघनन अच्छा होता है, यानी पानी उसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज कि आपने कितना संघनन किया, उससे भी संघनन अच्छा हुआ कि नहीं डिपेंड करेगा कि आपने अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी कितना दिया, किस यंत्र से संघनन किया, कितनी देर तक किया। ये 2 चीजें प्रभावित करती हैं किसको? कॉम्पैक्शन को, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन अप्लाइड विद द पर्टिकुलर प्लांट, मतलब किस चीज से आपने किया, इसके बारे में इन्हीं दोनों को समझाया गया कि 2 तथ्य हैं, 2 चीजें हैं जो प्रभावित करेंगे। एक तो आपने पानी कितना ऐड किया उसमें, क्या ओएमसी के बराबर ऐड किया है, ओएमसी क्या है,
ओएमसी के बारे में मैं आपको बता दूं। अब इसमें दो ही चीजों को लिखेंगे, संघनन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक हैं, एक उसमें जलांश और एक संघनन की मात्रा। क्या लिखेंगे? एक जलांश है, दूसरा संघनन की मात्रा है। जलांश यानी पानी बढ़ाने पर आप यहाँ पे वो कर्व नहीं खींचा गया, आप खींच दीजिएगा कौन सा वाला, कॉम्पैक्शन कर्व। क्या होता है? यही होता है कॉम्पैक्शन कर्व। इस वाटर कंटेंट पर ड्राई डेंसिटी क्या होती है? गामा डी मैक्स होता है, ठीक है ना। तो गामा डी मैक्सिमम प्राप्त होता है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे कि पानी की मात्रा इस तरह से प्रभावित करती कि पानी की एक निश्चित मात्रा पे ही हमें अधिकतम घनत्व प्राप्त हो सकता है। पानी की एक निश्चित मात्रा पे ही हमें अधिकतम घनत्व प्राप्त हो सकता है, इसलिए पानी की वह मात्रा क्या कहलाती है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी अनुकूलतम जलांश कहलाती है। पानी की वह मात्रा, पानी कम रहेगा तब भी अच्छे से नहीं सॉइल कंपैक्ट होगी, अब पानी जरूरत से ज्यादा डाल दिए तब भी सॉइल क्या हो जाएगी? बल्जी हो जाएगी और सही से नहीं कॉम्पैक्ट होगी। तो कहते हैं कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो होता है पानी की वह निश्चित मात्रा जिस पर समान संघनन ऊर्जा पर अधिकतम शुष्क घनत्व प्राप्त हो पाए। ये हिंदी परिभाषा थी, ठीक है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द अमाउंट ऑफ water on which we get maximum dry density of soil at specific amount of compaction energy। ये पूरा इंग्लिश का डेफिनेशन था। तो ओएमसी का ये डेफिनेशन था। क्या होता है? तो पानी की मात्रा कहीं ना कहीं मृदा के संघनन को यानी कंपैक्शन को प्रभावित कर रही है, प्लस संघनन की मात्रा अलग अलग, अगर संघनन की मात्रा पानी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ केवल एक ना मिलके ये संघनन की निश्चित मात्रा पे है। संघनन की मात्रा बढ़ाएं तो ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट होगा। और इन सब का जिक्र हमने कर लिया था किसमें? बताइए। इन सब का जिक्र हमने रिवीजन क्लास में भी सॉइल कर लिया था। तो एक चीज मैं आपको सिंपल सा बताऊं यहाँ पे ध्यान से, कि एक चीज जान लीजिए, जब इनके बीच में ऐसे ग्राफ खींचेंगे ना, ऐसे ये ग्राफ बना, दूसरा ग्राफ ये कह रहा है कि वाटर कंटेंट कम भी रखो। मान लो यहाँ पे वाटर कंटेंट तुमने यहाँ पे W1 वाटर कंटेंट पे गामा डी ये पाया, गामा डी मैक्स पाया, ठीक है ना। लेकिन यदि तुम संघनन की मात्रा बढ़ा दो, 4 बार रोलर चलाने के बजाय अगर 20 बार रोलर चलाओ, 10 बार रोलर चलाओ, तो उस समय इसका जो डेंसिटी मिलेगा गामा डी मैक्स वो पहले से ज्यादा मिलेगा। अगर ज्यादा रोलर चलाओगे तो कम ही पानी पे ज्यादा मिल जाएगा, यानी ओएमसी की दो अलग अलग वैल्यू हो जाएंगी अलग अलग संघनन ऊर्जाओं पे। एक मुख्य बात मैं आपको समझा दूं, इस समय जब इस चीज को ध्यान से सुनना आपको बहुत जरूरी पॉइंट है। इस समय आप एक चीज बताइए, इस समय इस पॉइंट पर इस समय सॉइल में से क्या पूरी हवा निकल गई है? तो आप मानेंगे, एक चीज को यहां पे समझिएगा, थियोरेटिकली ऐसा संभव है कि इस पॉइंट पर थियोरेटिकली, क्योंकि पानी छिड़क करके कुटाई किए हैं, तो थियोरेटिकली यहां एसआर जो है वो कितना है? 100% है। क्यों थियोरेटिकली मैंने क्यों बोला? क्योंकि एक चीज जान लीजिएगा, अगर हम लोग कूट करके सघन बना रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि मृदा के रंध्रों में से हवा को पूरी तरह से बाहर निकाल दें। रंध्र तो खत्म नहीं हो सकते, रंध्र रहेंगे ही रहेंगे, कम हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि वो रंध्र हवा की जगह पानी से भर जाए, ये हो सकता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर एसआर यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस पॉइंट पर, क्यों इस पॉइंट पर? इस जलांश पर घनत्व अधिकतम हुआ है, यानी एसआर लगभग 100% पहुंच गया है। जो मिट्टी है उसको इतना कूटा गया पानी छिड़क छिड़क के कि रंध्रों में केवल पानी ही बचा है। लेकिन ऐसा एसआर 100% नहीं होता है। जब कूटा जाता है, अरे खूब एकदम अच्छे से कूट दिए, अब तो पानी है ही नहीं, हवा ही नहीं है। जब हटाएंगे मशीन, जैसे रोलर चला रहे थे, हटाएंगे तो मृदा थोड़ी सी फूलेगी। इंस्टेंट हटाने पे थोड़ी सी तो मिट्टी स्क्वीज थी, छोड़ेंगे तो आ जाएगी। मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं कि एक चीज समझानी है, अभी आगे आएगा, उसको समझ लीजिए। तो हवा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। अगर इन कर्व के इन पॉइंट्स को हम मिलाएं, अगर एक कर्व यहां बना, मान लीजिए एक कर्व और बनता तो वो यहां बनता, तो इन सारे कर्व का अगर हम लोग यहां पर लाइन, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करें इनसे होते हुए, तो जानते हैं ये लाइन किसको शो कर रही है? ये लाइन जो ऐसे शो कर रही है ना, वो एक तरीके से शो कर रही है थ्योरेटिकली एयर वाइट्स लाइन को, जीरो एयर वाइट्स लाइन को। इसमें एयर वाइट्स नहीं है थ्योरेटिकली, असल में एसआर इस पॉइंट पे 95% तक होता है। तो जो जीरो एयर वाइट्स लाइन जाती है वो हमेशा यहां से जाती है, जिसको कहेंगे सर फिर ये लाइन क्या है? ये थ्योरेटिकली है लेकिन ये प्रैक्टिकल है।
प्रैक्टिकल जीरो एयर वायर्स लाइन, जीरो एयर वायर्स लाइन, जीरो एयर वायर्स लाइन यानी शून्य वायु रिक्तता रेखा क्या होती है, वो हमेशा कॉम्पैक्शन कर्व के साइड से जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें वायु रिक्तियां मानी जाती हैं कि शून्य है, लेकिन ये एक काल्पनिक रेखा है, ये पाई नहीं जाती है, ये इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि ऐसे केसेस में, इस केसेस में यहां पे ये वाली लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसको मिटा दूं, ये आपको कहीं दिखेगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको हटा देता हूं। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, जो शून्य वायु रेखा यानी जीरो एयर वाइड लाइन होती है, वो हमेशा इस कॉम्पैक्शन कर्व के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, उनके पैरेलल सीधे जाती है। इसमें ये थ्योरेटिकली लिखा है, यहां पर ये प्रैक्टिकल जीरो एयर वाइड्स लाइन है, यहां पे SR 100% होता है, जबकि यहां पे अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इस पूरे में यहां पे तो SR लगभग 95% होता है। किन पॉइंट पर? अगर प्रैक्टिकली यहां पे बात किया जाए, इन पॉइंट्स पर ये जो पॉइंट्स यहां पे बने ना, यहां SR क्या है, 95% के आसपास है, ये लगभग 95% के आसपास है, जबकि जीरो एयर वाइड्स लाइन पर SR क्या होता है, 100% होता है। बात समझ आ रही ना? तो कहेंगे सर ये सब क्या बता डाले, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि होना यहां चाहिए था इस लाइन के पैरेलल, ये बिंदुओं को मिलाते हुए, क्योंकि ये वो बिंदु हैं जहां पर सॉइल अधिकतम घनत्व प्राप्त किया, और अधिकतम घनत्व तभी हो सकता है जब या तो पोर्स ही ना हो या पोर्स हो भी। चलो एक खाली, मान लो एक सॉइल है ऐसे, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खाली रहेगा ही। ये भारी कब होगी? जब इसमें हवा रहेगी, पूरे पोर्स में पानी भरा रहे, पूरे पोर्स में पानी भरा रहे। तो अधिकतम घनत्व तब होता है जब पूरे पोर्स में पानी बना रहे, लेकिन अधिकतम घनत्व में जब पूरे पोर्स में पानी भर भी देंगे, छोड़ेंगे, तो हल्का सा वॉल्यूम बढ़ेगा और एयर क्या हो जाएगी, आ जाएगी। इसलिए ये वास्तविक नहीं हो सकता। तो इससे कुछ दूर क्यों, ये गैप वो बता रहा है कि यहाँ पे SR की वैल्यू यहां से यहां तक पहुंचाएंगे तब सही सही वो लाइन बनेगी। तो ये लाइन को कहते हैं जीरो एयर वाइड्स लाइन। जब भी डायग्राम ऐसा बना के और ये लाइन बनाए और यहाँ जीरो एयर वाइड्स लाइन लिखे, तो बड़े आसानी से एग्जामिनर आपको नंबर देके चला जाएगा बिना कुछ सोचे। जहां ये डायग्राम देखा वो नंबर दे देगा। इसको लिख दीजिएगा, जीरो एयर वाइड्स लाइन है शून्य वायु रिक्तता रेखा। इसको क्या बोलेंगे? शून्य वायु रिक्तता रेखा। ये कॉम्पैक्शन में पाया जाता है। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन से कई चीजें आपको बताने का प्रयास किया। हमें बोला गया था क्या समझाने के लिए, मृदा संघनन को प्रभावित करने वाले कारक, और कारकों में आपने देखा क्या कि कारक में देखिए यहाँ लिखा गया, मैं पढ़ लेता हूँ। मृदा के संघनन में उपस्थित जल की मात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि पहले बताया गया कि मृदा में उपस्थित जल मृदा के कणों के संपर्क स्थान पर उनके पुनर्व्यवस्थित होते समय उत्पन्न घर्षण को कम करता है। अतः मृदा में उपस्थित जल की मात्रा के नियंत्रण आवश्यक है। यदि संभव हो तो मृदा के खदान स्थल बोरों पर खोदने से पूर्व वही उस स्थान पर पानी डालकर सोखने के लिए छोड़ देते हैं, या पानी रिसकर नीचे मृदा में पहुंच जाता है। मृदा को ये सब चीजें एक बार PDF का रीडिंग लगाइएगा, सब मिल जाएगा। मैं मुख्य बात आपको बता दे रहा हूं, कहां पे, यहां पे देखिए, इस प्रकार पूर्ण मृदा संगति में पानी एक सार रूप में मिले। मृदा में जल की मात्रा उसके अनुकूलतम जलांश का 2% होना चाहिए, मतलब अनुकूलतम जलांश का ±2%। मान लीजिए हमने देखा कि 25% पर सबसे अच्छा इसका डेंसिटी मिल रहा है, और इसके लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं, याद करिए, मानक प्रॉक्टर परीक्षण किया जाता है और प्लस मॉडिफाइड प्रॉक्टर परीक्षण, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, 2 टेस्ट किए जाते हैं। अगर 25% पर ये अधिकतम घनत्व देती है तो हम इसमें +-2 यानी 23 से लेके 27% के बीच में अगर पानी का छिड़काव करके इनको कूटें तो इसका संघनन अच्छे तरीके से होगा, इसके घनत्व क्या होगा, अधिकतम मिलेगा। तो ये था घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जो पानी है और संघनन की मात्रा है। ये आप अपने से भी समझ सकते हैं कि पानी छिड़कने से एक निश्चित अमाउंट पे अच्छा संघनन होगा, और संघनन की मात्रा बढ़ाते जाने से संघनन अच्छा होगा। ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसने जो लिखा है ना ये सब, ये बिल्कुल भी रिलेवेंट आंसर नहीं है। रिलेवेंट मतलब ये पूछा है, वजह बताइए, प्रोसेस बताने लग रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, बट अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात जो मैं बोल रहा हूं कि ये पानी की मात्रा एक निश्चित मात्रा पर ही हम घनत्व पा सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पानी का बहुत बड़ा योगदान है उसके संघनन पर, और संघनन की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ अच्छा संघनन होता है, इसलिए संघनन भी प्रत्यक्ष रूप से, संघनन की मात्रा भी संघनन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये बात लिखेंगे तब सही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का ए हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछा, परिभाषा लिखिए, शून्य अनुपात यानी वाइड रेशियो
ये स्पेलिंग देख लीजिए गलत है। एंड सांद्रता, पोरोसिटी तथा संतृप्ति का परिमाप यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तीन चीजों की परिभाषा लिखने के लिए बोला। सबसे पहले शून्य अनुपात, वाइड रेशियो E इज इक्वल टू VV अपॉन VS होता है। सबको अब तक इतना तो पता चल ही गया होगा। और ये वीडियोज यूट्यूब पे फ्री भी हैं, कुछ शुरू की 8-9 वीडियो फ्री हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल भी है, इसमें हमने अच्छे तरीके से बताया है। हमने ये भी बताया है कि E का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 मतलब E का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, केवल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि VV यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब E से बड़ा ये वैल्यू हमेशा होगी और कुछ भी हो सकती है, एक उससे बड़ा कुछ भी, 0 नहीं हो सकती, 0 से ज्यादा होगी, ये गारंटी है। तो बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, ये इसका रिक्तता अनुपात का है। किसी सॉइल में रंध्रों के आयतन का, जो रंध्र है उसमें सॉइल में, और उससे कुल आयतन का अनुपात, कुल नहीं मतलब सॉलिड्स के आयतन का। अब कई बार रंध्र ज्यादा हो गए, सॉलिड्स कम हो गया, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आर ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उस केस में E विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये केस बनता है कि E का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, दूसरे की। ये क्या है, ये यहां पर देखिएगा, यहां पे फिर यहां पे बताया गया है इसको दूसरा पोरोसिटी के बारे में, ठीक है। दूसरा बताया गया किसके बारे में, दूसरा बताया गया पोरोसिटी, वो तो वाइड रेशियो हो गया। पोरोसिटी, पोरोसिटी N होता है, N इज इक्वल टू आप जानते हैं VV अपॉन VS की जगह पर V हो जाएगा कुल में। अब ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, E तो एक से भी बड़ा हो सकता था, ये E से ज्यादा नहीं हो सकता है। कह रहा कि किसी मृदा संगति में रंध्रों का आयतन व संपूर्ण मृदा का आयतन, रंध्रों का आयतन और संपूर्ण VV अपॉन V को सांद्रता कहते हैं, इसे N से प्रदर्शित करते हैं। ये N जो है 0 से तो हमेशा बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा, ये लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस नहीं दिखा रही, लेकिन अगर आपने दिखा दिया तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि लड़का थोड़ा सा जानकार है। कैसे, क्योंकि VV कभी भी 0 तो नहीं होगा, किसी सवाल में पोर्स कभी खत्म नहीं हो सकते, चाहे कितना भी सघन कर लें। अब ये भी नहीं हो सकता कि कुल आयतन में केवल रंध्र ही हो। अरे जब आयतन सॉइल का तो उसमें कुछ तो सॉइल रहेगी, यानी VV हमेशा B से कम ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमेशा पूरे आयतन पूरा 100 है तो उसमें रंध्र ही 100 हो जाएगा, तो मिट्टी कहाँ है भैया। तो इसलिए VV हमेशा B से कम रहेगा, इसलिए N की वैल्यू हमेशा 1 से क्या रहेगी, कम, बराबर भी नहीं हो सकती, ये भी जान लीजिए। अब अगली चीज कह रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है कि पानी की मात्रा कुल रंध्रों में कितनी है, कुल रंध्रों में पानी की मात्रा, यानी पानी की मात्रा और कुल रंध्रों जो है VV। तो VW अपॉन VV जो होता है वो होता है, अब ये देखिए ये 0 कैसे हो सकता है, यदि रंध्रों में पानी सूख जाए, पूरा पानी ही गायब, तो रंध्र में पूरे हवा ही बच गई, तो यानी SR का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। कैसे, पूरे रंध्र में VW जो होगा वो VV के बराबर हो सकता है, यानी पूरे वायर्स हैं VV, उसमें पूरा पानी ही भर जाए, तो वॉल्यूम ऑफ वायर्स बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर। 1 से छोटा बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता है। ये SR का वैल्यू है, 0 से बड़ा, 1 से छोटा, ये हो सकता है SR का वैल्यू। अब ऐसा SR कब होगा कि 0 होगा, जब पूरी तरह से सूख जाएगा, तो VW 0, तो 0। यदि पूरे में पानी भर दिया जाए, सैचुरेट पूरा सैंपल में पानी ही है, तो जितने वायर्स हैं वो पूरा किससे भर जाएंगे, पानी से, तो वायर्स का वैल्यूम और पानी का वैल्यूम बराबर, तो दोनों बराबर है तो 1, तो उस केस में 1 हो सकता है। तो ये होता है तीनों की परिभाषा। ये पहला का B वाला था जिसमें 3 की परिभाषा बतानी थी। अब पहला का C पूछा है, भेद स्पष्ट करिए। पहला बोला है बल्क डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी में, दूसरा बोला है सबमर्ज डेंसिटी में और ड्राई डेंसिटी में, इनमें भेद स्पष्ट करना है, बहुत आसान है। बल्क डेंसिटी क्या होती है, गामा बी, सामान्य अवस्था में मृदा का कुल भार और कुल आयतन का अनुपात, यानी गामा बी जो होता है वो W/V सिंपल, कुल भार बटा कुल अनुपात। मृदा की सामान्य अवस्था में इकाई आयतन का कुल भार, इकाई आयतन का कुल भार जो है स्थूल घनत्व कहलाता है। तो ये सिंपल है, ना सुखाया गया है ना सैचुरेट हो सकता है, सामान्य अवस्था में मृदा कैसे भी हो सकती है, तो ये सामान्य अवस्था में गामा बी। लेकिन यदि इसको सुखा दिया जाए तो गामा बी में क्या होगा, WS, केवल सॉलिड्स बचेंगे, वाटर गायब हो जाएगा और हवा का तो कोई भार होता नहीं है, तो इसको कहेंगे कि ये गामा डी है। ड्राई केस में क्या होता है, WS/B, कुल आयतन लेते हैं लेकिन भार में पानी का भार गायब हो जाता है। तो अच्छा, हमसे पूछा किसमें अंतर था, स्थूल घनत्व और संतृप्त। संतृप्त के केस में
पहले कुल घनत्व तो हम लोगों ने बता दिया यहाँ पे कि गामा ये होता है स्थूल घनत्व, और गामा सैचुरेटेड क्या होता है, तो सैचुरेटेड होता है डब्लू सैचुरेटेड कंडीशन में अपॉन भी। डब्लू सैचुरेटेड का मतलब होता है कि पूरा जो आपका मिट्टी है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। तो संतृप्त मृदा का भार यानी डब्ल्यू सैचुरेटेड बटा मृदा का कुल आयतन, हालांकि ये फार्मूला जो ऊपर लिखा गया डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू ये गलत है किसी न किसी तरीके से, या ऐसे गलत नहीं है, मतलब सही है एक तरीके से, आधा अधूरा सच है, आप लिख सकते हैं सही है भाई। डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, देखिए कुल मिट्टी पूरी तरह से सैचुरेट है, इसका मतलब उसमें दो ही चीजें हैं, एक मृदा का भार है यानी सॉलिड्स का डब्ल्यू एस, और एक पानी का डब्ल्यू डब्ल्यू बटा वी। तो ये होता है डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी। इसी को भी कह सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों है सैचुरेटेड का, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो बल्क में और सैचुरेटेड का परिभाषा ही बताना है, उसमें कोई बहुत अंतर कुछ स्पष्ट करने के लिए बोला है, लेकिन परिभाषा बता देंगे अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है यहाँ पे बात कि गामा सैचुरेटेड का मान गामा बी स्थूल घनत्व, गामा डी शुष्क घनत्व दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि मृदा की संतृप्त अवस्था में मृदा के समस्त रंग जल से भरे होंगे, जिससे मृदा का कुल भार अधिक होता है। बल्क कंडीशन में अगर मिट्टी होगी तो हो सकता है पानी से भरी हो सकता है ना हो, लेकिन पानी से भरेगी तो भारी हो जाएगी। अगर मिट्टी को सुखा दें तब तो एकदम हल्की। अभी हम ये भी बता देंगे आपको, अच्छा आगे पहले सुन लीजिए। फिर दूसरा पूछा था निमग्न घनत्व यानी आपका सबमर्ज यूनिट वेट, और साथ साथ में शुष्क घनत्व ड्राई डेंसिटी। तो एक होता है निमग्न, निमग्न का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें निमग्न का मतलब होता है पानी में डूब, ऐसे कोई सैंपल है इसको पानी के अंदर डुबा दो, डूबा डुबा ही तौलो, डुबा के बाहर निकाले तो संतृप्त हो गया भारी होगा, पानी के अंदर ही पकड़े रहो डूबा डुबा ही, तो उसको कहते हैं संतृप्त एकांक भार। तो ये क्या होता है, मृदा का पानी में भार, संतृप्त मृदा का भार नहीं लिखा है, मृदा का पानी में भार बटा मृदा का कुल आयतन, यानी गामा सबमर्ज जो होता है वो होता है डब्ल्यू सबमर्ज्ड बटा वी, ये पूरा होता है। सबसे कम यही भार होता है उसका, ठीक है ना। अगर मैं इनको क्रम से, अच्छा गामा डी क्या होगा, तो गामा डी जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो डब्ल्यू एस अपॉन बी होता है, यानी पूरे को सुखा दिया जाता है। अब मैं अगर क्रम से इनको सजा दूं तो सबसे ज्यादा होता है, देखिए गामा है जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है, सब में नीचे भी है, अगर आप गौर करेंगे सब में भी है नीचे, लेकिन केवल यही है जिसमें देखिए इस फार्मूले में डब्ल्यू एस अपॉन भी है, लेकिन ये डब्ल्यू एस के जगह नीचे भी एस हो जाए तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हो जाता है। इस पर बड़ी लंबी चर्चा मैंने मेन क्लास में की हुई है, आज समझने का प्रयास मत करिए, आज परिभाषा समझिए। इस पर लंबी चर्चा मैंने ऐसी की है कि ये क्यों ऐसा होता है, इस पर बात मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप जान लीजिए सबसे अधिक है, बाकी को ठीक से लगा लीजिए, इसको सबसे अधिक मान लीजिए, बाकी को ठीक से लगा लीजिए। बाकी में सबसे बड़ा सैचुरेट, पानी में डुबा के बाहर निकाल लीजिए, सबसे भारी है। बल्क वाला भारी हो सकता है, सबसे कम ड्राई वाला, उससे भी कम पानी के अंदर डुबाए डुबाए तोल रहे हैं, तर आधा बायोन्सी काम कर रही है, तो गामा सबमर्ज। ये सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। क्लियर है बात यहाँ पे सभी को। तो मैं तो भैया ये अंतर दिखाऊंगा, उसके बाद अपने मन से एक चीज नीचे लिख दूंगा ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हम पूरी बात जानते हैं और वो नंबर हमको अच्छा देके जाए, ठीक है। तो ये दो बातें हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लिया, क्या कि यहाँ पे इन दोनों में अंतर, पहला का 100 भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, दूसरे किसी की। सबसे यहाँ पे देखिएगा गामा सैचुरेटेड का सबमर्ज का एक फॉर्मूला होता है कि दोनों, अच्छा दोनों साथ नहीं लिखे थे, गामा सबमर्ज्ड और गामा डी एक साथ लिखा था अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो गामा सबमर्ज्ड और गामा डी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सैचुरेटेड -1 बराबर गामा सबमर्ज्ड होता है। ये क्लियर एक फॉर्मूला है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, यहाँ इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसमें एक चीज यहां पर लिखी गई है कि निमग्न अवस्था में यानी डूबी हुई अवस्था में मृदा पूर्णतः जल में डूबी होगी, जिससे मृदा संतृप्त अवस्था में होती है। संतृप्त मतलब पूरी भरी रहती है। निमग्न अवस्था में मृदा अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी, आर्किमिडीज ने बोला था, जिससे पानी के अंदर उसके भार में कमी आ जाएगी, फलस्वरूप मृदा के घनत्व में भी कमी हो जाती है। मैं यही बता रहा हूं कि एक होता है भीग के बाहर निकाल लेना, तब तो उस पर आर्किमिडीज के कारण भार बायोन्सी नहीं काम करेगी, लेकिन पानी के अंदर ही पकड़ेंगे संतृप्त तो रहेगी, लेकिन उस पर बायोन्सी काम करने से उसके भार में काफी कमी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ निमग्न अवस्था में मृदा अपने आयतन की एक इकाई, ये सब बताया, ये सब कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब शुष्क घनत्व को भी समझाया, शुष्क घनत्व बराबर WS/V, अभी मैंने पीछे बता दिया आप लोगों को ये पूरा। तो चारों के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है।
हाँ, यहाँ पर एक चीज लिखा है, यहाँ पे ये नहीं जानते कि स्थूल घनत्व बी के मान शुष्क घनत्व के मान से सदैव अधिक होता है। स्थूल घनत्व गामा बी हमेशा अधिक होता है किससे? शुष्क घनत्व से, यानी बी गामा बी इज ग्रेटर देन गामा डी। अरे नहीं बताया है यहाँ पे कि गामा डी जो होता है, आपका जो गामा डी होता है वो इससे अधिक होगा, ये नहीं बताया हूं मैं भैया। गामा बल्ब इज ग्रेटर देन गामा डी, ये बताया नहीं हूं मैं, तो सबका एक साथ बता दिया। तो आपको समझने की जरूरत है, इसको बहुत आसानी से हो जाएगा पूरा। अब बात करा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें बोला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि ई, जी और एस में, ई क्या है? वाइड रेशियो, जी है आपका जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है, एस जो है सैचुरेशन है, में एक समीकरण अथवा संबंध व्युत्पन्न करें। दोनों स्थितियों में उदाहरण के लिए एस बराबर 100% अथवा एस इज लेस देन 100%। एस यहाँ एस है 5 नहीं है, यहाँ पे पीडीएफ में 5 है, ये एस है। सैचुरेशन 100% से कम हो या ज्यादा हो उसके लिए, सॉरी 100% हो या उससे कम हो, दोनों स्थितियों के लिए एक समीकरण। स्थिति ये बात आपको फंसाने के लिए बोली गई है, ये परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल आपको समीकरण बनाना है। ये वाला इक्वेशन आप जानते हैं आंसर यही होता है कि स्मॉल w इज इक्वल टू एस सी अपॉन जी होता है, इनके बीच में एक संबंध होता है। लेकिन इसको व्युत्पन्न कैसे करेंगे, उस समय भी मेन बैच में बताया था, यहाँ भी फिर से इसको दिखा दे रहा हूँ। सीधा चीज हम लोग जानते हैं, एक चीज लेके चलते हैं कि वाटर कंटेंट w जो होता है वो ww अपॉन ws होता है, ये हम जानते हैं वाटर कंटेंट w की वैल्यू। अब बहुत सिंपल है कि ww अपॉन ws है, तो अब एक चीज बताइए, ww जो है उसको हम लोग, आप ws है, हम इसको और क्या लिख सकते हैं? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर एक चीज समझिएगा, जो गामा डब्ल्यू पानी का यूनिट वेट है वो होता है डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। मतलब पानी का आप लिख सकते हैं कि भार और बटा वी डब्ल्यू मतलब पानी का आयतन। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू जो होगा, यहां से डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू, तो गामा डब्ल्यू वी डब्ल्यू होगा, गामा डब्ल्यू वी डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये गामा डब्ल्यू वी डब्ल्यू क्या है? वो कहीं ना कहीं डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू, तो वही डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ गामा डब्ल्यू वी डब्ल्यू रखा गया। इसी तरीके से जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है गामा एस, वो डब्ल्यू एस अपॉन वी एस होता है। ये तो पीछे भी बताया ना कि डब्ल्यू एस अपॉन वी सब में था तो गामा डी था, लेकिन गामा एस के लिए वी एस करना पड़ता है। दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपको, शायद अब दिख रहा हो। मैं बस सिंपल यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे हम एक चीज जानते हैं कि वाटर कंटेंट W, स्मॉल w इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस होता है। अब डब्ल्यू डब्ल्यू की एक वैल्यू हम यहां से उठाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर यूनिट वेट ऑफ, तो यहां से डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू हो जाए, वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू 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 की वैल्यू हो गई। फिर यहां से डब्ल्यू डब्ल्यू और वी एस होगा, तो वी एस गामा एस बराबर डब्ल्यू एस होगा। यही दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दी गई, मतलब वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, ये डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू, तो डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह पर ये रखा गया और डब्ल्यू एस की जगह पर ये रखा गया, वी एस गामा एस दोनों रख दिए। अब जब दोनों रख दिए हैं तो ले आइए इधर, ये सब किसके बराबर है? वाटर कंटेंट डब्ल्यू के बराबर है। अब एक बात बताइए, वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू वी एस जी गामा डब्ल्यू, ये जी गामा डब्ल्यू कहां से आ गया? वी एस के साथ तो गामा एस था, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जी होता है वो होता है गामा एस। ये लिखा नहीं, यहाँ लिखा, सॉरी यहाँ पे जी देखिए, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा था, यहाँ पे लिखा है, तो जी इज इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है। अरे किसी पदार्थ का, सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब सॉइल का यूनिट वेट बता पानी का यूनिट वेट, यही तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो यहाँ से गामा एस का वैल्यू जी गामा डब्ल्यू आ जाता है, तो जी गामा डब्ल्यू यहाँ नीचे रख दिए। अब सिंपल सा सीधे ये पूरा हमारे पास मिला, हमने इसको वी से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से। अब जैसे ही यहाँ पे वी लिखेंगे, ऊपर भी क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे, तो क्या होगा, इससे क्या क्या निकला? अब यहां से हम लोग निकालना चाहें वी अपॉन वी एस, ई निकल जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी एस आर निकल जाएगा, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल, नीचे जी है। तो अगर इसको आप ऐसे समझें तो ये वी डब्ल्यू अपॉन वी क्या बचा, वी डब्ल्यू अपॉन वी एस आर या एस कहिए, हाई क्या हुआ ई, और नीचे गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू खत्म होने के बाद जी बचा है। तो एस ई अपॉन जी बचा, किसके बराबर लेके चले थे? स्मॉल डब्ल्यू के बराबर। कहानी हो गई, डेराइव हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिक से ये फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछा है और आपको ये बता के निकल जाना है, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब पूछा दूसरा क्वेश्चन, क्या पूछा कि चूने तथा सीमेंट के दृढ़ीकरण के क्या लाभ है? चूने और सीमेंट के दृढ़ीकरण यानी उनका स्टेबलाइजेशन, याद करिए स्टेबलाइजेशन के लिए चूना है,
सीमेंट है, इनको मिला करके मिट्टी में इनका स्थिरीकरण किया जाता है, दृढ़ीकरण किया जाता था। ठीक है, अब ये दृढ़ीकरण से क्या लाभ है? पहला, चूने के दृढ़ीकरण के लाभ क्या है? तो मृतिका के कण यानी फ्लॉक्स, जो क्ले बिखरी रहती है उसके फ्लॉक्स बनाकर बड़े आकार के कण बना लेते हैं। अधिक सुघट्टता वाली मिट्टी में सुघट्टता सूचकांक का मान कम हो जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको जो समझ में आए कि चूना छिड़कने से मिट्टी कैसे स्टेबल हो सकती है। कहीं की मिट्टी काफी लूज हो, चूना छिड़क देने से चूना क्या करता है, मिट्टी में मिल करके उसमें बाइंडर का काम करता है, सॉइल को आपस में मिला करके मजबूत बना देता है। बात समझ आ रही है ना? तो आप उसी चीज को लिखने का प्रयास करिए, जो आप जानते हैं ना उसको लिखिए। मिट्टी कहीं की लूज है तो उसको ठीक करने के लिए या तो आप सीमेंट का छिड़काव करते हैं या तो चूने का, और वो दोनों क्या कर सकते हैं उसका गुण आप जानते हैं कि कहीं की मिट्टी बहुत लूज है उसमें सीमेंट छिड़क दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दीजिए, वो मिट्टी पूरी हार्ड हो जाएगी, सीमेंट आपस में मिलकर बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मृदा के ढेलों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, गिल्ली मृतिका शीघ्रता से सूख जाती, सामान्यतः कम सुगठता वाली। इन बातों का यहाँ बहुत मतलब नहीं है। आप यहाँ पर मुद्दे वाली बात पे आइए। मुद्दे वाली बात क्या है मैं अभी बता रहा हूँ, ये बातें बकवास भी कई जगह लिखा गया है, यहाँ पे सीधे लिखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा पीछे वाले पेज पे कि जो मृतिका के कण फ्लॉक्स बना, ये चूने दृढ़ीकरण के लाभ में पहली चीज थी कि दृढ़ीकरण का लाभ पहले ये है कि चूना मिला देने से मृतिका के जो कण हैं वो आपस में मिल करके अधिक सुगठता वाली मिट्टी, जो चूना होता है उनको मिला करके आपस में फ्लॉक्स मतलब गुच्छा बनाना होता है। फ्लॉक्स का मतलब गुच्छा होता है। तो पहला लाभ ये था कि फ्लॉक बनाकर बड़े आकार का बना लेता है। अब बड़े आकार का बन जाएगा तो अधिक स्टेबल हो जाएगा। अधिक सुगठता का मतलब होता है ज्यादा प्लास्टिक सॉइल हो तो उसमें आसानी से ये मिला करके उनको ठीक कर देता है, आपस में गूंथ देता है अच्छे तरीके से। पहला लाभ। दूसरा, संकुचन सीमा का मान बढ़ता है परंतु संकुचन अनुपात कम हो जाता है। जल सोखने के प्रति प्रतिरोध, कैपिलरी जल का मृदा में चढ़ना तथा गीली या सूखी होने पर उसके आयतन परिवर्तन बढ़ जाता है। चूना मिलाने से क्या होगा? बहुत सारी चीजें सुधरी। क्या सुधरा? पहला, संकुचन सीमा का मान बढ़ता है, मतलब चूना मिलाने पर वो पहले से ज्यादा श्रिंक करेगी, यानी संकुचन सीमा, यानी अधिक जलांश पर भी उसके आयतन में परिवर्तन होना रुक जाएगा एक निश्चित जलांश पर, तो संकुचन सीमा बढ़ी और कैपिलरिटी वगैरह का भी शिकायत खत्म होता है। मृदा की सामर्थ्य व टिकाऊपन बढ़ जाता है, ये दोनों में लिखिएगा। और सामान्यतः मृदा का अनुकूलतम जलांश बढ़ जाता है तथा उसका शुष्क घनत्व कम हो जाता है। ये लाइम स्टेबिलिटी के फायदे, ठीक है ना। लेकिन सीमेंट से करें तो मृदा में मिलाए जाने वाले सीमेंट की मात्रा साधारणतः 5 से 20% तक हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि सीमेंट की मात्रा बढ़ाने पर अच्छे परिणाम मिले। सीमेंट की मात्रा ज्यादा मिलाने पर अच्छे परिणाम, लेकिन महंगा हो जाएगा। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट द्वारा मृदा का स्थायीकरण यानी सॉइल स्टेबलाइजेशन पर मृदा में उपस्थित जल की मात्रा का काफी प्रभाव पड़ता है। परीक्षणों में ऐसा पाया गया कि मृदा में उपस्थित जल की मात्रा यदि अनुकूलतम जलांश से कुछ अधिक हो तो मृदा का स्थायीकरण अच्छी प्रकार से होता है, क्योंकि पानी थोड़ा ज्यादा रहता है तो सीमेंट आपस में मिल करके मजबूत कर देते हैं पूरी मिट्टी को, तो स्टेबलाइजेशन अच्छा होता है। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन, ये तो पूरा लाइम और ये थ्योरेटिकल है यार, इसे यहां से पढ़ लो, चाहे इसको नोट से भी तुम तुरंत पढ़ लो। कहोगे सर अभी तो मना किए, मना नहीं करें, केवल स्पेसिफिक पॉइंट है, किताब में देख लोगे चूने स्थिरीकरण के लाभ और सीमेंट स्थिरीकरण के लाभ। दूसरे का सब पूछा कि संघनन वक्र तथा शून्य वायु रिक्तता क्या है। शून्य वायु रिक्ति क्या है और संघनन वक्र क्या है। कॉम्पैक्शन कर्व अभी सबसे पहले हम खींचे और उसमें 0 एयर वाइट्स लाइन भी दिखाया है। इसने तो डायग्राम तक, अच्छा इसने क्या आंसर दिया है? संघनन वक्र यह मृदा पर पड़ने वाले दाब और जलांश के मध्य ग्राफी चित्रण है। शून्य वायु रिक्त रेखा यह जलांश तथा शुष्क घनत्व के मध्य रेखा है 100% संतृप्ति मात्रा के साथ। इतना ही आंसर हो जाएगा 5 नंबर में। दूसरा का साथ कम से कम 5 नंबर का होगा, इतना ही में हो जाएगा काम। मैंने जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ बनाना है, उस पर शून्य वायु रिक्तता की लाइन दिखानी है, उस पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% दिखाना है, तब होगा। तो उसी को कहते हैं संघनन वक्र और शून्य वायु रिक्तता। और जो बोला हूं उसको समझा देना है कि यह ग्राफ जलांश और अधिकतम शुष्क घनत्व के बीच में खींचा जाता है, जिसमें कर्व का उच्चतम बिंदु अधिकतम शुष्क घनत्व को दिखाता है, जबकि साथ साथ उसका जलांश भी दिखता है जो कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है। इस पर सैद्धांतिक रूप से डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होना चाहिए, लेकिन यह लगभग 95% होता है। इसलिए अधिकतम डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन, जिसमें जब कोई पानी पूरी तरह से सैचुरेट है तो उसमें हवा नहीं है, तो ऐसी लाइन एक काल्पनिक लाइन होती है जिसमें वायु रिक्तताएं शून्य होती हैं, जिसको हम लोग 0 एयर वाइट लाइन बोलते हैं। ये पूरा बात बोल देंगे
पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन केवल 2 लाइन से नहीं हो पाएगा, उसको ठीक से बताएंगे तब होगा, और वो कर्व जरूर बनाएगा जो मैंने शुरू में बनाया है, ठीक है। फिर बोला है यहाँ पे एक मजेदार बात, जलोत्सरित समेकित अनप्रवाह तथा अनप्रवाह क्या है। आ गया हिंदी समझ में? क्या हिंदी वाले लोगों को हिंदी समझ में आ गया? ये पूछ रहा है कि जो समेकित का मतलब होता है कंसोलिडेशन, समेकन मतलब होता है कंसोलिडेशन, संघनन, उसको समेकन भी लिखता है। मैं आपको बता दूं, ये पूछना चाहता है कि अनड्रेन्ड कंसोलिडेशन टेस्ट और ड्रेन्ड कंसोलिडेशन टेस्ट क्या होता है। ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड क्या था याद करिएगा, जब सॉइल के सैंपल के ऊपर भार लगाया जा रहा था, पानी भार लगाया जा रहा था, तो लंब प्रतिबल भी लगते थे और शियर भी लगते थे। उसमें 3 स्थितियां बनी थी, एक बना था अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, दूसरा कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड और तीसरा कंसोलिडेटेड और ड्रेन्ड। 3 स्थितियां थी। एक वह स्थिति थी जिसमें लंब प्रतिबल के समय भी पानी निकलने दिया गया, नहीं निकलने दिया गया, और शियर लोड लगाते समय भी पानी नहीं निकलने दिया गया। तो अनकंसोलिडेटेड, लंब के समय पानी नहीं निकला यानी कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ, तुरंत शियर भी लगाया गया यानी ड्रेनिंग नहीं हो पाई। तीसरा हुआ कि कंसोलिडेशन तो सॉइल का हो चुका है लेकिन शियर फोर्स लगाते समय पानी नहीं निकला, तो इसलिए कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट हुआ। तीसरा हुआ कंसोलिडेटेड और ड्रेन्ड, इसमें शियर स्ट्रेंथ सबसे अच्छी मिलेगी क्योंकि सॉइल को पूरी तरह से कंसोलिडेट करने में और फिर शियर लगाते समय भी पानी निकलने की व्यवस्था रखते हैं, तो इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। सबसे जल्दी कौन होगा, यूयू, इसको हम लोग क्विक टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक टेस्ट भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा तीसरा वाला टाइम टेकिंग होता है, समय ज्यादा लेता है। तो 3 स्थितियां होती हैं टेस्ट करने की। आप इसमें क्या लिखेंगे कि लिखा है कि अनड्रेन्ड टेस्ट, बोला है कि इसके और इसके ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड टेस्ट को समझाइए, तो आप इसी चीज को समझा देंगे कि ड्रेन्ड टेस्ट वह टेस्ट होता है जिसमें प्रतिबलों को लगाते समय पानी निकलने की समुचित सुविधा होती है, और जिसमें सुविधा ना हो उसको अनड्रेन्ड टेस्ट कहते हैं। अनड्रेन्ड टेस्ट कम समय में आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यह शियर की ठीक वैल्यू नहीं देता है और वास्तविक से कम मान प्राप्त होते हैं। जब अच्छे से पानी नहीं निकला रहेगा तो सामर्थ्य कम रहेगी सॉइल की, पानी पूरी तरह से निकल जाएगा कंसोलिडेशन के बाद तो सामर्थ्य अच्छी प्राप्त होगी। तो आप ये चीज लिखेंगे उसमें पूरा जो बोला हूं। और ड्रेन टेस्ट में अच्छी सामर्थ्य प्राप्त होती है, इसमें पानी को पूरी तरह से निकलने दिया जाता है और यह टेस्ट समय लेवा होता है। इतना लिखेंगे। ये सब के अलावा, ये सब मैं नहीं जानता हूं क्या लिखा है, लेकिन जो बोला हूं वो लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, गारंटी है। और ये नाम यूयू, सीयू और सीडी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब बात बोला है तीसरा का ब पूछ रहा है कि मृदा यांत्रिकी शब्द की व्याख्या करें। मृदा यांत्रिकी, सॉइल मैकेनिक्स, डॉक्टर कॉल टरजागी जरूर आएंगे। टरजागी ने सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स की संकल्पना रखी। इसको पूरा एक बार पढ़ जाएंगे। मैंने शुरू में जितना भी बोला है कि प्रसिद्ध इंजीनियर टरजागी के अनुसार यह इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें चट्टानों के भौतिक व रासायनिक अपक्षरणों, फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन से बने कणों, मतलब जो चट्टाने हैं उनके टूट से जो सॉइल बनी है या उनके जो अवसाद बने हैं या अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, से संबंधित इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स का यूज करते हैं, वो सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है। ये लिखा नहीं है, आप समझ जाइएगा। अभियंता के लिए उपयोगी, इंजीनियर कैसे उपयोगी है सॉइल मैकेनिक्स टर्म के लिए। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में, न्यू के निर्माण व अभिकल्पन में मुख्य समस्या मृदा के व्यवहार के कारण आती है। मृदा का व्यवहार अनेक कारणों पर निर्भर करता है। निर्माण कार्यों में काम आने वाली अन्य सामग्रियों जैसे लोहा, सीमेंट आदि को तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनके गुणों एवं अवगुणों को ध्यान में रखकर चुनाव कर सकते हैं, जबकि मृदा को सामान्यतः उसके स्थान पर उपलब्ध रूप में इस स्वीकार में उपयोग लाना पड़ता है। मृदा में हम बदलाव नहीं कर सकते, जहां की सॉइल है वहीं पर रहेगी, इसलिए हम लोगों ने सॉइल को सॉइल मैकेनिक्स के रूप में आगे रखा, उसके स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश किया और जहां वो खराब थी उसको सुधारने का भी कोशिश किया हम लोगों ने। तो ये था सॉइल मैकेनिक्स के बारे में कि सॉइल मैकेनिक्स है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे पूछा हम लोगों से क्या, देखिएगा तीसरा का जो सब पूछा है, टरजागी वहन धारिता समीकरण के, यानी टरजागीज बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, टरजागीज बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन के व्युत्पत्ति में, मतलब इक्वेशन जो टरजागी क्या है, जिसमें याद है आपका कि बियरिंग कैपेसिटी क्यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस, वो पूरा फॉर्मूला याद है ना,
जो मुझे भी नहीं याद होता था। वो पूछा भी नहीं आपसे, वो पूछा है कि वो समीकरण में क्या मान्यताएं ली गई, यानी कौन कौन सी पूर्व धारणाएं, यानी कौन कौन से एजम्पशंस माने गए। मैंने आपको बोला था उसमें कि वो टरजागी ने केवल आयताकार फुटिंग के लिए दिया था, स्ट्रिप फुटिंग के लिए फार्मूला दिया है सारा। बाद में सर्कुलर और बाकी शेप के लिए, सर्कुलर या फिर स्क्वायर के लिए उसको मॉडिफाई किया गया उस फार्मूले को। बात समझ गए होंगे बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे जो हिसाब बन रहा है अवधारणाओं में, उस अवधारणा में क्या क्या होता है, नींव की गहराई इसकी चौड़ाई से कम या उसके बराबर। पहली बात कि ये केवल शैलो फाउंडेशन के लिए इक्वेशन है, यानी नींव की जो चौड़ाई है, गहराई जो है उसकी चौड़ाई से कम या बराबर होगी। तो टरजागी का ये जितना भी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन था, वो पहली बात की शैलो फाउंडेशन के लिए था, अर्थात गहराई चौड़ाई से कम या उसके बराबर थी। नींव का आधार एक हो, मतलब सिंपल एक सिंगल आइसोलेटेड फाउंडेशन के लिए था। ये नहीं कि ये राफ्ट वाफ्ट के लिए, आइसोलेटेड फाउंडेशन के लिए है ये। नींव के नीचे से ऊपर की मिट्टी कोई अपरूपण सामर्थ्य ना हो, जहां पे नींव ऐसा रखा गया है, मिट्टी जहां पे फाउंडेशन रखी, उसके ऊपर की मिट्टी जो है ना, उसका कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं माना गया। मृदा की विकृति कम से कम हो, डिफॉर्मेशन ना हो। और एक चीज यहां पे जान लीजिएगा, मृदा तथा जल के कण असंपीड्य हो, मृदा पूर्णतः शुष्क हो। इन सब के साथ साथ मृदा, ये सब इसमें मुख्य बात नहीं लिखी गई है कि नींव आयताकार हो, ये बात मुख्य है, आयताकार हो। ये बात को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये चीजें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वो चीजें थी जो टरजागी के बेरिंग कैपेसिटी में लगी। पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए तथा समझाइए। और बाप रे, फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी रिवीजन क्लास में भी, मेन क्लास में भी, सब में बताया। और ये पेपर है, मैं अपने से नहीं करा रहा हूं, ये 2019 में आया हुआ पेपर है। तो जो बियरिंग कैपेसिटी जो परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक थे, कणों की माप, कणों का आकृति, उनका इंप्योरिटीज जो होती हैं, उन सब की बात। पानी में इंप्योरिटी होगी, परमेबिलिटी घट जाएगी। तो मृदा की किस्म में तो पारगम्यता काफी सीमा तक मृदा की किस्म उस स्थान के मौसम तथा जल संबंधी भूवैज्ञानिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वो सब छोड़िए, पानी के गुण। पानी की श्यानता ताप के बदलने के साथ साथ, विस्कोसिटी बदलने के साथ साथ बदलती है। श्यानता का प्रभाव पानी के प्रवाह पर पड़ता है। ताप बढ़ने पर पानी की श्यानता कम हो जाती है, जिसके कारण पारगम्यता बढ़ जाती है। पानी में इंप्योरिटीज की भी बात कर लें, पर इंप्योरिटीज बढ़ने से भी परमेबिलिटी घट जाती है। फिर बात कर रहा है रिक्तता अनुपात। रिक्तता अनुपात अगर सॉइल का ज्यादा होगा तो परमेबिलिटी हाई। परमेबिलिटी समझ रहे ना, मृदा के रंध्रों से पानी होकर के बहता है, तो मृदा का यह गुण पारगम्यता या परमेबिलिटी कहलाता है। समझ में आ रही बात। यदि एक ही प्रकार की मृदा की तुलना करें तो रिक्त अनुपात बढ़ने पर पारगम्यता बढ़ जाती है, परंतु अलग अलग मृदा की तुलना करें तो पारगम्यता रिक्त अनुपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यदि अलग अलग तरह की दो मृदाएं ए और बी हैं, तो ए का रिक्त अनुपात बी से अधिक है, तो केवल इसी कारण हम ये नहीं कह सकते हैं ए की पारगम्यता बी से अधिक होगी। रिक्तता अनुपात के साथ साथ और भी फैक्टर हैं, लेकिन बाकी चीजें अगर समान हो, मृदा सेम हो, तो जिसका वाइड रेशियो ज्यादा होगा उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अलग अलग टाइप की सॉइल है तो बाकी चीजें भी अलग हो गई, पर तो उस हिसाब से जरूरी नहीं कि जिसका वाइड रेशियो ज्यादा हो उसमें वही ज्यादा हो, ठीक है। रंध्रों के आकार व माप, रंध्र बड़े माप के होंगे तो पारगम्यता अधिक होगी। संतृप्ति मात्रा, संतृप्त जो सॉइल होती है पारगम्यता को बढ़ाती है। जो रफ सॉइल होती है, यानी जिसमें से पानी होकर नहीं गया रहता, वो पारगम्यता को घटाती है, ठीक है। ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं बहुत सारे, जिसके जिक्र हमने पहले भी किया है, हर क्लास में किया है, रिवीजन वाले में भी। पीछे जो रिवीजन क्लास सॉइल की चली उसको भी देख लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल बोल दिया चौथे के बाद में, 10 सेंटीमीटर व्यास तथा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के बालू के बेलनाकार नमूने पर, यानी बालू का बेलनाकार नमूना है, कैसा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 10 सेंटीमीटर व्यास है। स्थिर शीर्ष पारगम्यता मापी। स्थिर शीर्ष मतलब कांस्टेंट हेड है, जिसमें Q इज इक्वल टू जो होता है, Q बाई ए इज इक्वल टू जो होता है वो KIA होता है ना, KIA। डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू KIA होता है। ये क्लियर है सबको। अरे ये उसके इक्वेशन से आया है, डार्सी के। डार्सी लॉ कहा था कि I V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। याद करिए जरा, डार्सी का नियम क्या था, हल्का सा अगर याद करिए। डार्सी ने क्या कहा था, ये न्यूमेरिकल में देख लेते हैं। डार्सी ने कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
वेग द्रव्य ढाल की प्रवणता के समानुपाती होती है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो v इज इक्वल टू के आई हो गया पारगम्यता गुणांक। अब v इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कि q बराबर होता है ए भी, q बराबर ए भी होता है, तो ए भी में v बराबर क्या होता है, q बाई ए बराबर हो सकता है I, ऐसे हो जाए, यानी q बराबर के ए आई। यहाँ q जो है वो कैपिटल Q कुल पानी की मात्रा बता है, इसको ऐसे सही से लिखें तो कैपिटल Q बाई टी बराबर होगा के आई, ये होगा, ये डिस्चार्ज है और ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर Q बाई टी। तो डिस्चार्ज होता है प्रति सेकंड निकलने वाले पानी की मात्रा, तो ये प्रति सेकंड नहीं कुल मात्रा दिया। तो ये बालू का सिलेंडर दिया गया, स्थिर शीर्ष पारगम्यता मापी परीक्षण किया, 130 सेंटीमीटर के शीर्ष के नीचे 1.75 मिनट में 160 क्यूबिक मीटर पानी एकत्र हो गया। आगे लिखा 1 महीने 1 वर्ष में पारगम्यता का गुणांक तथा MIS में प्रवाह का वेग का। ये आगे की बात नहीं क्लियर हो पा रही कि 1 महीने 1 वर्ष में पारगम्यता का गुणांक तथा MIS में प्रवाह का वेग का। ये तो पहली बात कि इसका एरिया निकाल लीजिए, ए निकल जाएगा, तो एरिया जो है 10 का स्क्वायर करेंगे 78.5 सेंटीमीटर आ गया। के निकालना, पहली बात के एकत्र हो गया 1 महीने 1 वर्ष में पारगम्यता गुणांक के बराबर जो होगा तो वो तो हो जाएगा कि Q बाई टी, पानी कितना इकट्ठा हुआ 160 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये अगर K इज इक्वल टू यहां से हम लिखें तो लिखेंगे Q बाई टी आई ए, यानी Q बराबर अगर हम लिखें 160 क्यूबिक सेंटीमीटर और समय t बराबर हम लोग सेकंड में ले लेते हैं तो 1.75 मिनट है, यानी जानते हैं सेकंड में कितना होगा, 60 से गुणा कर देंगे तब, तो 60 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 45 और ये 60, यानी हो जाएगा आपका 105, t का वैल्यू 105 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आपका i का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितनी ऊंचाई है, i बाई एल होता है, तो i बाई एल का i जी को h बाई एल होता है। ऊंचाई कितनी है मृदा की लंबाई है, l का लंबाई है और ऊंचाई 130 है, तो h बाई एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं आपको इसको ऐसे लगा के दिखा सकता हूँ। Q इज इक्वल टू जो हो जाएगा Q बाई टी इज इक्वल टू होता है के आई ए, तो यहाँ से K बराबर जो हो जाएगा वो Q बाई आई ए इंटू टी हो जाएगा। ये 160 क्यूबिक सेंटीमीटर है। I का वैल्यू होता है H बाई एल, तो यानी H को रहने तो L को ऊपर भेज दें, तो H इंटू एल हो जाएगा, इंटू एरिया A 78.5 सेंटीमीटर हो गया, टाइम T जो है वो 45 और 60 कितना हो गया, 105 सेकंड हो गया। अब H का वैल्यू और L का वैल्यू रख दें तो 160 गुणा नमूने की लंबाई L कितना होता है 15 सेंटीमीटर है, यानी ये 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड H कितना सेंटीमीटर शीर्ष था 130 सेंटीमीटर शीर्ष है, तो 130 गुणा 78.5 गुणा 105 ये सेकंड है, तो ये K जो आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, जो भी आएगा मैं एक बार देखता हूं कैलकुलेटर, एक सेकंड मिला 160 गुणा 15 जो भी आया डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 130 गुणा 78.5 गुणा हमने कर दिया 105, वैल्यू जो आ गई वो 2.23। आप लोग देखिए ये गलतियां भी मुझसे हो सकती हैं, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, कैलकुलेटर आप खुद चलाइए, ठीक है ना। 2.239 या 2.24 कह दें आप, और इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर प्रति सेकंड आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगी वैल्यू आपकी किसकी, के की। तो पारगम्यता गुणांक, तो अब ये आगे क्या पूछा है, MIS में प्रवाह का वेग का भी निकाल सकते हैं, 1 वर्ष 1 महीने में पारगम्यता का गुणांक, इस समय का तो कोई मतलब नहीं है, वेग हम निकाल सकते हैं, छोड़िए कुछ होगा या तो हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे, मैं देखता हूँ इसने क्या सोल्यूशन किया है। H बराबर VL बाई के 130, ये आखिरकार वही निकाला है। अच्छा 1 मिनट, ये जैसे K निकाल दिया 2.24 इंटू 10⁻³ तो V निकालने के लिए, वेग को अगर निकालना चाहें हम तो V बराबर क्या होता है, एक तो K का पारगम्यता निकल गया, वो 1 वर्ष 1 उसको छोड़ दीजिए, तो V बराबर होता है यहाँ पे K इंटू आई, तो यहाँ से V का वैल्यू क्या हो जाएगा, K का वैल्यू 2.24 इंटू 10⁻³ है, K का वैल्यू हो गया, I का वैल्यू H बाई एल, H का वैल्यू कितना है 130 और बटा L का वैल्यू है 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे सीधे, तो यहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा वेग का वैल्यू, तो यानी 2.24 इंटू 10⁻³ जो वैल्यू आई
उसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 130 से और डिवाइड कर दिया 15 से, तो 0.01941 आया, और इनका वैल्यू आया 0.019 की जगह 0.02 ले लिया इन्होंने, ठीक है ना। इनका आंसर आया 0.022। तो वो क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2.24 लिया है, जबकि ये सही से 2.239 ऐसे करके आया हुआ था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ये वेग भी आ गया, ये पारगम्यता गुणांक, दो ही चीजें पूछी थी, दोनों हमने बता दिया न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, अब हमसे पूछा है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, चौथे का 100 में थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। संगीत सीमाएं से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। संगीत की सीमा आज तक हम नहीं जानते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स में कहाँ है, और उसका उत्तर में लिखा है सुसंगति की सघनता सीमा। संगीत वहां हिंदी में लिखा है, पता नहीं पेपर में भी लिखा था कि इन्होंने गलत छापा है। सुसंगति या सघनता सीमा, क्या सघनता सीमा नहीं जानते हैं। मृदा में पानी मिलाने पर वह ठोस से अर्धठोस, अर्धठोस से सुघट्य और सुघट्य से द्रव अवस्था में पहुंचती है, ठीक है। इन अवस्थाओं के बीच पानी की वह निश्चित मात्रा जिसमें एक अवस्था से दूसरे अवस्था में मृदा पहुंचती है, उसको हम लोग सघनता सीमाएं या एटरबर्ग कंसिस्टेंसी लिमिट कहते हैं। क्लियर है ना। तो आपने ये समझा कि ये है क्या, तीन होती हैं, चार स्टेट होते हैं, चार। अब ये लिखिएगा, जब मृदा एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंचती है तो उनके बीच की जो सीमा होती है उसी को सघनता सीमा कहते हैं। मृदा के मुख्य चार अवस्थाएं हो सकती हैं, जिसमें हो गया क्या, सॉलिड, फिर आपका हो सकता है सेमी सॉलिड, फिर आपका हो सकता है प्लास्टिक, और फिर हो सकता है लिक्विड। तो ये सॉलिड से सेमी सॉलिड बन जाएगा तो एक बाउंड्री क्रॉस करेगा, इस बाउंड्री को कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। क्या कहते हैं, श्रिंकेज लिमिट। इस बाउंड्री सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में जाएगा तो इस बाउंड्री को कहते हैं हम लोग प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। और यदि प्लास्टिक से लिक्विड में जा रहा है तो इस बाउंड्री को कहते हैं लिक्विड लिमिट। तो कहें बाउंड्री क्या है, अरे पानी की मात्रा ही तो बढ़ा रहे हो, मान लो 40%, 20% तक सॉलिड है और 22 पर भी सॉलिड है, 23 के बाद वो सेमी सॉलिड हो रही है, तो 23% पानी की वह मात्रा जिसमें सॉइल अपना स्टेट छोड़ करके एक से दूसरी अवस्था में पहुंचती है, उसकी सघनता सीमा कही जाती है। सघनता सीमाएं तीन हो सकती हैं, जो कि चार मुख्य अवस्थाओं के बीच होती हैं। वो तीन है, एक द्रव सीमा, एक प्लास्टिक सीमा, एक श्रिंकेज लिमिट, तीन है। और तीनों क्या होती हैं, बोला है कि संगति सीमा से आप क्या समझ, विवेचना करिए। विवेचना का मतलब हुआ कि इन सीमाओं को थोड़ा थोड़ा समझाना भी है। तो बताइए द्रव सीमा यानी लिक्विड लिमिट क्या होती है। लिक्विड लिमिट का मतलब हुआ कि इसको डिफाइन कई तरीके से किया गया। वह पानी की वह न्यूनतम मात्रा जिस पर कोई मृदा द्रव अवस्था में पहुंचे, या फिर पानी की वह न्यूनतम मात्रा जिस पर मृदा की अपरूपण सामर्थ्य यानी शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाए, पूरी तरह से शून्य हो जाए।